देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने मौजूद है दोस्तों। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे, जहां पर राहुल गांधी दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने में 7.5 घंटे बैठकर थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाते हैं दोस्तों। लेकिन इसके बाद जब राहुल गांधी वापस अपने घर लौटे दोस्तों, तब राहुल गांधी ने क्यों बीजेपी शासित राज्य के अंदर सीधा फोन घुमाया दोस्तों और 1 लाख किसानों को जुटाने का और अखिलेश यादव के साथ में खुद जाकर राज्य के अंदर एक बड़े आंदोलन को तूल देने का ऐलान किया दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, जहां पर राहुल गांधी के ऐलान से पहले बड़ी संख्या में नेताओं की भीड़ देखने को मिली दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, बताएंगे कहां पर देश के अंदर किसानों का एक बड़ा आंदोलन सुलगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट, जहां पर शाम को राहुल गांधी के होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले महिलाओं को जाकर धमकाने यानी गर्ल्स होटल में जाकर बीजेपी और उसके समर्थकों के द्वारा धमकी दिए जाने के मामले को लेकर सड़क पर उतर गए कांग्रेसी और हुआ जोरदार तरीके का बवाल दोस्तों। डिटेल में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर आंदोलन और सामाजिक दबाव से इंडिया गठबंधन के नेताओं ने और खासकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी की ईंट से ईंट बजाकर रखी हुई है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बीते दिन राहुल गांधी को लेकर इस बात की चर्चा रही दोस्तों कि राहुल गांधी ने 7.5 घंटे पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने में बैठकर तमाम तरीके की आनाकानी के बावजूद बाद में एफआईआर करवा दी दोस्तों। यानी थाने में बैठे लोग यानी बड़े बड़े आला अधिकारी किसी भी तरीके से एफआईआर दर्ज करने तक को तैयार नहीं थे दोस्तों और मामले पर कन्नी काट रहे थे। लेकिन राहुल गांधी अपने साथ में वकील को लेकर पहुंचे और राहुल ने साफ तौर पर कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी तब तक यहीं पर बैठे रहेंगे। और फिर 7.5 घंटे राहुल गांधी बैठे रहे। बाद में जाकर भाजपा सरकार को पता चला कि ये तो मामला और ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है और पूरे देश के अंदर कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर आना शुरू हो गए। अगर पूरा कांग्रेस एकजुट हो जाए और हर जगह हर क्षेत्र में इसी तरीके का आंदोलन बढ़ जाए तो फिर देश में बीजेपी की चीची तूतू हो जाए दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि बीजेपी के लोग डर गए और बाद में एफआईआर दर्ज कर दिया गया और मीडिया वालों को एफआईआर कॉपी दिखाने के बाद राहुल गांधी बाहर निकल गए दोस्तों। लेकिन जब राहुल गांधी अपने घर पहुंचते हैं तो अचानक वीडियो कॉल आता है राहुल गांधी को दोस्तों और इस वीडियो कॉल में राहुल गांधी मध्य प्रदेश संपर्क कर रहे होते हैं। दरअसल अपडेट यह है कि मध्य प्रदेश के मुरैना के कैलारस के अंदर सहकारी शक्कर मिल को दोबारा से शुरू करने की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है दोस्तों। 15 अगस्त से लेकर अभी तक लगातार आमरण अनशन जारी है और इस पूरे आमरण अनशन में विधायक पंकज उपाध्याय समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कैलारस पहुंचे थे। इस दौरान आंदोलन को उस समय एक बड़ा राजनीतिक बल मिला दोस्तों, जब कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के नेता राहुल गांधी ने जीतू पटवारी के कहने पर कैलारस के अंदर किए जा रहे आंदोलन का समर्थन किया दोस्तों। राहुल गांधी ने वीडियो कॉल पर कैलारस के अंदर आयोजित की जा रही सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी जी से कि 1 लाख किसानों को जुटाने का कार्यक्रम तय करिए। मैं खुद मध्य प्रदेश के कैलारस आ रहा हूं। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि साथ में मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी को भी लेकर आऊंगा और अखिलेश यादव ने भी फोन किया था दोस्तों। तो कैलारस के अंदर चल रहा यह आंदोलन धीरे धीरे करके तूल पकड़ता जा रहा है दोस्तों। कैलारस में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने शक्कर मिल हजारों किसानों और मजदूरों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। उन्होंने लोगों से अपील की कि हर घर से केवल 2 लोग चाहिए, हमको 2 किसान लोग आंदोलन में शामिल होइए और टोटल आंकड़ा 1 लाख से ऊपर हो जाएगा और हम लोग 1 लाख लोगों की रैली करेंगे और राहुल गांधी खुद यहां पर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव सरकार के लिए अब स्थिति डामाडोल होने जा रही है दोस्तों। आंदोलन को समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से समर्थन किया है और अखिलेश यादव के साथ साथ राहुल गांधी दोनों के दोनों इस सभा में मौजूद रहेंगे दोस्तों। कुल मिलाकर कई विधायक और पूर्व मंत्री कैलारस पहुंचे और किसान मजदूर राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। विधायक दिनेश गुर्जर, देवेंद्र सखबार और पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव, पूर्व विधायक सतपाल सिंह सिकरवार और बैजनाथ कुशवाहा समेत कई बड़े वरिष्ठ नेता शामिल हुए दोस्तों। 1 दर्जन से अधिक विधायक और पूर्व विधायकों की एक बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त देखने को मिली दोस्तों और दोबारा से शक्कर मिल चलाई जाएगी, ये बात एकदम स्पष्ट तौर पर बोला गया है। और राहुल गांधी की तरफ से किए गए ऐलान उसके बाद एकजुटता ने पूरी तरीके से बीजेपी के मन में भय पैदा कर दिया है दोस्तों और ये 10 दिन के अंदर संपन्न होने जा रहा है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और उसकी प्रशासन की नाक में दम कर डाला दोस्तों। अपडेट यह है कि आज 22 तारीख है दोस्तों। राहुल गांधी पुणे के अंदर यानी महाराष्ट्र के पुणे के अंदर छात्राओं से संवाद करेंगे, यानी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के नाम पर आज छात्राओं की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि बड़ी अपडेट ये सामने आती है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले महिला हॉस्टल के बाहर बवाल किया गया दोस्तों और पूरी तरीके से एबीवीपी यानी आरएसएस से जुड़े हुए छात्र संगठन पर आरोप लगा कि ये बच्चियों को धमकाने पहुंचे थे और धमकी देकर कह रहे थे कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में चले मत जाना वरना सबके साथ बुरा होगा। कॉलेज और हॉस्टल में जा
जाकर ये धमकियां दी जा रही थी। जैसे ही ये जानकारी कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा को और कांग्रेस के स्थानीय लोगों को पता चला दोस्तों, सबके सब कॉलेज और हॉस्टल की तरफ रुख करने लगे और जोरदार तरीके का संघर्ष पूरी रात देखने को मिला। आपको बता दें कि एबीवीपी के गुंडों को अच्छी तरीके से सबक सिखाने के लिए हम लोग पुणे में इकट्ठा हो गए हैं। महाराष्ट्र युवा कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि इनको छोड़ेंगे नहीं और उदय भानु चिप्पी पहुंचे और उन्होंने कॉलेज की छात्राओं से बात करते हुए कहा कि एबीवीपी, बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल के गुंडों से तो हम लोग निपट लेंगे, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अपने हक की लड़ाई लड़िए। पुणे के अंदर किसी को भी एबीवीपी के गुंडों और हुड़दंगियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इंडियन यूथ कांग्रेस आपके साथ में है। पुणे में एक एक हॉस्टल में जाकर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जनसंपर्क किया दोस्तों, और शाम को पता चला कि ये बवाल हुआ है तो पूरी रात कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग जगह जाकर सबको आश्वासन देते नजर आए कि डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग अपने मन का करिए, आप लोगों को कार्यक्रम में आना है तो बिल्कुल आइए, और अगर आपको कोई डरा धमका रहा है तो उसे डर धमकाने में आने की कोई जरूरत नहीं है। इंडियन युवा कांग्रेस आपके साथ में खड़ी है। और मामला यही नहीं था दोस्तों, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ गया, बल्कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन सबकाल वो मौके पर पहुंचे दोस्तों, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोल दिया कि किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपके साथ में खड़ी है और इसीलिए हम लोग रात के अंदर आए हैं, क्योंकि हमें पता चला था कि रात ही के अंदर ये लोग आकर बच्चों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग आइए, बड़ी संख्या में आइए, इंडियन यूथ कांग्रेस और पूरी की पूरी कांग्रेस इकाई आपके साथ में खड़ी है। आज राहुल गांधी का पुणे के अंदर शाम को छात्रों की गूंज कार्यक्रम होने वाला है दोस्तों, और ओनली वुमेन वाला कार्यक्रम होने वाला है। इसमें केवल महिलाएं मौजूद रहेंगी और इनको डराने धमकाने की कोशिश करने के लिए एबीवीपी के लोग पहुंचे थे। अगर आप भी मानते हैं कि साफ तौर पर स्पष्ट संकेत है कि देश के अंदर हवा बदल रही है और डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि इससे काम चल जाएगा, लेकिन डराना धमकाना अब काम कर नहीं रहा देश के अंदर, और लोगों ने डरना और धमकी को सीरियस लेना भी बंद कर दिया है। साथ साथ इन सारे तगड़े आंदोलन के बीच में दिल्ली के अंदर एक और नया बवाल देखने को मिला दोस्तों। बवाल ये था कि देश के अंदर जारी जातीय आधारित आरक्षण के विरोध में शुक्रवार को यानी बीते शाम दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा धरना देने की कोशिश की गई दोस्तों, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के आने का दावा किया गया। रात को भारी भीड़ इकट्ठा करने के बाद उनको हटाने के लिए पुलिस को बल का उपयोग करना पड़ा। आपको बता दें कि पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स भी मौके पर पहुंच गई और लोगों को वापस भेजने के लिए बल का उपयोग किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स के साथ मिलकर जंतर मंतर पर जमा हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया और बसों में भर भर कर जंतर मंतर को खाली करवाया गया दोस्तों। यानी आरक्षण हटाओ नाम से एक कमेटी बनाकर उसके बैनर तले इस पूरे विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया दोस्तों। इसमें यूजीसी और SC/ST कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे दोस्तों। सुबह से जारी इस प्रदर्शन में पहुंचे लोगों में ज्यादातर पुरुष ही नजर आए और कुछ लोगों के हाथ में तिरंगा दिखाई दे रहा था, बैनर पोस्टर भगवा झंडे लेकर आए हुए थे और प्रदर्शन में जातिगत आरक्षण और यूजीसी के नियमों के खिलाफ नारे लग रहे थे। शाम को 4 बजे पुलिस ने रैली करने की अनुमति दे दी दोस्तों। कुछ घंटों की रैली के बाद सोशल मीडिया पर कई तरीके की तस्वीरें सामने आई और शाम को दिल्ली पुलिस के द्वारा जबरदस्ती करके हटाया गया। तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि अंतिम टाइम में जाकर ये मंजूरी क्यों दी गई। इस मामले को लेकर अलग अलग तरीके के तर्क है दोस्तों। सबसे बड़ा तर्क ये है कि भाजपा को डर सता रहा है कि कहीं सवर्ण समाज के लोग बीजेपी से छिटक ना जाए और इसलिए भाजपा वाले खाना पूर्ति के लिए ही मात्र लेकिन आंदोलन करने के लिए थोड़ा तो मौका दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इस आंदोलन को निपटाया गया दोस्तों, बल का प्रयोग किया गया, उसके बाद सवर्ण समाज के नेताओं में स्पष्ट तौर पर मैसेज गया है कि भाजपा वाले सवर्ण समाज के लोगों की मांग को लेकर पूरी तरीके से उदासीन है और यहां तक कि लाठी डंडे बरसाकर जैसे तैसे आंदोलन स्थल को खाली भी करवाया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये आंदोलन अगर नहीं करने देते तो सब कुछ शांति तरीके से होता, लेकिन आंदोलन करने दिया गया और रात को जबरदस्ती हटाया गया, तो ये इससे मामला और ज्यादा उल्टा पहुंचेगा। और सवर्ण समाज के लोगों के लिए क्लियर कट मैसेज है कि भाजपा को उनकी कोई चिंता नहीं है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जिस दिन सवर्ण समाज के लोग बीजेपी का अंध वोटर बनना बंद करेंगे, यानी आंख बंद करके बीजेपी को वोट देना बंद करेंगे, उस दिन कम से कम इस तरीके से धक्के वक्के मारकर बेइज्जती करके तो नहीं हटाया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि ये स्पष्ट संकेत है दोस्तों, और अगर वाकई सवर्ण समाज के लोग नाराज है तो उनको ये दिखाना चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर बीजेपी को हरा सकते हैं। ऐसे में आप लोग की क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर अंदर खाने बीजेपी में भी चर्चा चल रही है कि सवर्ण समाज के लोगों के कारण भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव समेत यानी यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव से पहले सवर्ण समाज के लोगों को साधने के लिए पिछले एक हफ्ते के अंदर बैक टू बैक 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला ये फैसला की जातीय जनगणना से जुड़ा है, दूसरा फैसला यूजीसी इक्विटी नियम से जुड़ा हुआ है। दरअसल हाल ही में जनगणना में जो ड्राफ्ट केंद्र सरकार ने जारी किया है दोस्तों, उसमें जाति को उपजाति में नहीं बांटा गया। इस फैसले पर सवाल उठे जो बाद में कहा गया कि बीजेपी ने सवर्णों को खुश करने के
के लिए फैसला लिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने यूजीसी इक्विटी नियम 2026 में बदलाव को लेकर पुनर्विचार करने की बात कही है। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी वालों को लग रहा होगा कि इसे सवर्ण समाज के लोगों को मना देंगे, लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा सवर्ण समाज के लोग उठा रहे हैं वो आरक्षण की नीति को लेकर उठा रहे हैं दोस्तों, और SC/ST कानून को लेकर उठा रहे हैं। तो ऐसे में ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अगर बीजेपी ने हाथ डाला तो फिर उसके बाद भाजपा का राजनीति में टिक पाना मुश्किल हो जाएगा, और यही बड़ा कारण है कि बीजेपी के लोग सवर्णों के मामले को लेकर बुरी तरीके से फंसे पड़े हैं दोस्तों। अगर सपोर्ट करते हैं तो फंसेंगे और विरोध करते हैं तो फंसेंगे। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के अंदर 15 से 19% के आसपास सवर्ण आबादी है, जिसमें ब्राह्मण आबादी 9 से 10%, राजपूत आबादी 5% और भूमिहार आबादी 2% के आसपास है। बनिया समाज के 2% लोग हैं, तो आंकड़ा 15 से 19% के आसपास पहुंच जाता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। और जब ये सवर्ण समाज के लोग एकजुट होकर इकट्ठा होकर वोट करेंगे किसी एक के पक्ष में, तो इनका प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सवर्ण समाज की नाराजगी का और प्रचंड प्रकोप झेलने को मिलेगा, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज़ अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच में बड़े नेताओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने फैसला लिया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्षी नेताओं के प्रमुख चेहरे और सत्ता पक्ष के 11 कैबिनेट मंत्रियों सहित टोटल 52 नेताओं को अतिरिक्त सुरक्षा यानी बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध करवाई गई है। पहला मौका है जब प्रदेश में अलग अलग सुरक्षा श्रेणी यानी Y से लेकर Z+ श्रेणी के नेताओं को इतने व्यापक स्तर पर बुलेट प्रूफ जैकेट मुहैया करवाई गई है। 52 नेताओं को यह सुरक्षा दी गई है, जिसमें सपा के प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव का नाम है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता का नाम है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का नाम, और रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना समेत 52 लोगों और नेताओं को ये पूरा का पूरा एक सुरक्षा का प्रोटोकॉल ऐलान किया गया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव काफी नजदीक आते चले जा रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जब राहुल गांधी 7.5 घंटे पुलिस थाने में बैठे रहे दोस्तों केवल एक FIR करवाने के लिए, तो इस दौरान कांग्रेस पार्टी राजस्थान इकाई के द्वारा एक सभा किया जाता है दोस्तों। इस सभा के दौरान प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खुद मौजूद रहते हैं दोस्तों। प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में अगर राहुल गांधी की FIR दर्ज नहीं की गई तो हम लोग राजस्थान से जाएंगे और FIR दर्ज कराने के लिए पूरी की पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर देंगे। यानी राजस्थान का कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है, संघर्ष करने के लिए तैयार है। हम लोग पूरी तरीके सुनिश्चित करेंगे कि ये लोग बैकफुट पर रहे। ऐसे में दोस्तों एक बात जो तय दिखाई दे रही है वो ये कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान इकाई में एक अलग ही तरीके का जोश देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये बात सबको बताता कि अगर ये 6-7 घंटे या जो भी एक दिन का टाइम है, अगर FIR दर्ज नहीं करते तो राहुल गांधी अड़ चुके हैं। उन्होंने तो कह दिया था कि मैं 30 दिन यहाँ बैठने को तैयार हूँ, लेकिन FIR तो करवा के जाएंगे। और इसके बाद तमाम आनाकानी के बावजूद बीजेपी सरकार को FIR दर्ज करना पड़ा दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि FIR दर्ज कराने के लिए जो राहुल गांधी पहुंचे तो शुरू में उनको सीधे मना कर दिया गया, और IPS अधिकारियों को भेज कर अपने स्तर पर प्रोटोकॉल का हवाला देकर तमाम तरीके की दर की यानी पूरे ब्रह्मांड की बातें करके मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन राहुल गांधी अड़े हुए थे कि FIR तो होगी, और उसके बाद आखिरकार FIR हुई है। अगर आप भी मानते हैं कि ये निशानी होता है एक लीडरशिप का जो सबको साथ में लेकर आगे बढ़ता है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर अयोध्या के अंदर राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर एक रिपोर्ट देने वाले यानी जग जाहिर करने वाले, आम जनता तक पहुंचाने वाले पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने बड़ा आरोप लगाया है दोस्तों। उन्होंने दावा किया है कि उनके घर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंची थी और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनके घर पर आकर उनके और उनके परिवार के साथ में दुर्व्यवहार किया है। उन्होंने उपाध्याय ने बताया कि वो पहले जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का मामला देश के सामने जग जाहिर किया था, और उन्होंने बताया कि इस कारण से उनको तरह तरह की प्रताड़ना दी जा रही है। गाजियाबाद की पुलिस के ऊपर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए दोस्तों। FIR रजिस्टर किया गया है उनके खिलाफ, पत्रकार के खिलाफ। और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के क्या हाल है इससे पता चलता है। और उपाध्याय ने बताया कि उनकी गाड़ी और एक दूसरी गाड़ी के बीच में कुछ दिनों पहले विवाद हुआ था, जो बाद में मामला शांत हो गया, लेकिन अब इसी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यानी पत्रकार महोदय ने, अभिषेक उपाध्याय ने कई बड़े खुलासे करे हैं दोस्तों। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो युवा इकाई है दोस्तों अच्छा खासा काम कर रही है। NSUI यानी छात्र संगठन भी अच्छा काम कर रहा है, और ऐसे में NSUI के लोगों ने हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को आते हुए देखा दोस्तों। इसके बाद NSUI के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। पहले तो उनको पुलिस वाले हटा रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वो NSUI से जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। तो फिर मुख्यमंत्री ने मिलने का टाइम दिया दोस्तों, और मुख्यमंत्री के सामने NSUI के कार्यकर्ताओं ने बताया कि हमारी मांग है जिस पर आप लोगों को कदम उठाना चाहिए, और यूनिवर्सिटी में फीस की बढ़ोतरी पर रोक लगाने का ज्ञापन दिया गया
गया था। एनएसयूआई के द्वारा दिए गए ज्ञापन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, इसकी जांच पड़ताल हम लोग कराते हैं। तो ऐसे में एनएसयूआई ने ये मुद्दा उठाया दोस्तों, और मुख्यमंत्री ने कहा कि वो तुरंत फोन लगाकर वाइस चांसलर से बात करेंगे और एसपीयू यानी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंदर कीमतें नहीं बढ़ाने दी जाएगी, छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, सरकार पूरी तरीके से आप लोगों के साथ में है। यानी एक एग्जाम्पल है दोस्तों, जिस संगठन से खुद मुख्यमंत्री जुड़े रहे, यानी सुखू जुड़े रहे, सुखविंदर सिंह सुखू जुड़े रहे, उनको पता है कि ये छात्र संगठन आम जनता के लिए काम कर रहा है। तो उनकी बातें सुनने के लिए मुख्यमंत्री कई देर तक मौजूद रहे दोस्तों। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग पूरी तरीके से न्याय सुनिश्चित करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि दाम ना बढ़ाया जाए, यानी रेट ना बढ़ाया जाए, इसे आम जनता को भी फायदा मिलना चाहिए। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर राजस्थान के अंदर एक गांव का दौरा करने पहुंचे कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी के स्वयं सेवकों पर हमला करने का आरोप लगाया। सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रांका ने इस मामले को लेकर पोस्ट करते हुए जवाब देते हुए केजरीवाल और तमाम लोगों से सहयोग मांगा। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के गुंडों ने सीजेपी के स्वयं सेवकों के ऊपर हमला किया है। उन्होंने कहा कि ये सब क्या हो रहा है इस देश के अंदर, बीजेपी के गुंडों ने सीजेपी के स्वयं सेवकों को बुरी तरीके से पीटा, मारपीट किया गया और कपड़े फाड़े गए और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। उन्होंने केजरीवाल ने सवाल उठाया कि ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए आवाज ना उठाया जा सके। बच्चे पढ़ लिख गए तो फिर इसे भाजपा को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी और इसीलिए ये लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़े। ऐसे में ये घटना राजस्थान के अंदर एक गाँव में तब हुई जब सीजेपी की एक टीम स्कूल ठीक करो कार्यक्रम के लिए पहुंची थी दोस्तों, और यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड वगैरह भी होना था। ऐसे में आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर बंगाल के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए दोस्तों, जहां पर उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल में बीएसएफ और एसएसबी को 1129 एकड़ जमीन दिए जाने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 45 दिनों के भीतर ये कदम उठाया गया है। इसकी वजह बीजेपी सरकार होना नहीं बल्कि घुसपैठियों के खतरे को समझना है। अमित शाह ने जोर देते हुए कहा कि घुसपैठ पर रोक लगाने और बिना ना तो पश्चिम बंगाल और ना ही भारत सरकार को पूरी तरीके से सुरक्षित किया जा सकता है। यानी अगर भारत को सुरक्षित करना है तो हमको पश्चिम बंगाल को सुरक्षित करना पड़ेगा और पश्चिम बंगाल को सुरक्षित करने के लिए हमको पूरी तरीके से फेंसिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 45 दिन में बीएसएफ एसएसबी को दी 1129 एकड़ जमीन, ये भी एक बड़ा दावा किया गया है। ऐसे में आप लोग की क्या राय है दोस्तों, क्या घुसपैठ रोकने के नाम पर ये जो बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग वगैरह लगाने की बातें चल रही है कि ऐसे कुछ भी रुकेगा? क्योंकि अमेरिका में देखा गया है कि बड़े बड़े बिल्डिंग होने के बावजूद लोग घुसपैठ करते हैं। ऐसे में आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर भोजशाला में 500 नमाजियों ने अपनी नमाज अदा की और इलाका सफेद पर्दे से कवर रहा दोस्तों। दोनों समुदायों के लोगों ने एंट्री और एग्जिट अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया, यानी दो समुदायों के लोग, जिसमें हिंदू समुदाय के लोग पूजा पाठ करने के लिए मौजूद रहे दोस्तों, जबकि मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। तो भोजशाला का विवाद जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना था दोस्तों, ऐसे में इस मामले को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी अमेरिका जाने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मांग रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ को शुक्रवार को बताया और कहा कि उनके लिए कोई मंजूरी नहीं है। सीएमओ के मुताबिक रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाला तेलंगाना राइजिंग प्रतिनिधित्व अमेरिका दौरा नहीं कर सकेगा। विदेश मंत्रालय ने राजनीतिक आधार पर क्लियरेंस देने से मना कर दिया दोस्तों। रेवंत रेड्डी फिलहाल लंदन में है, उन्हें अमेरिका के बोस्टन जाना था और 30 अगस्त को हैदराबाद वापस लौटना था, लेकिन अब वो 23 अगस्त को ही सीधा वापस लौटेंगे। तो देखने वाली बात यह है कि सीएम रेड्डी ने अधिकारियों को अमेरिका जाए बिना वहां के संस्थानों के साथ सभी को एमओयू और साझेदारी समझौता पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें विधायकों को नई गाड़ी उपलब्ध कराने का जो फैसला लिया गया है थालापति विजय के द्वारा, डीएमके ने अपने 59 विधायकों को लेकर कहा कि हमारे 59 के 59 विधायक नई कार नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने की विजय खुद कह चुके हैं कि सरकार कर्ज में है, इसलिए इस ऑफर को हम लोग स्वीकार करते नहीं है। शुक्रवार को विधानसभा के अंदर विजय की कार योजना पर बहस हो गई दोस्तों, जिसमें उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि विधायकों की आर्थिक स्थिति को देखकर उन्हें कार देना चाहिए। तमिलनाडु के अंदर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य के हर विधायक को सरकारी कार देने का एक निर्णय लिया है। 19 अगस्त को तमिलनाडु सरकार ने सभी विधायकों को नई सरकार की कार यानी सरकारी कार देने का ऐलान किया है। कार का मेंटेनेंस और ड्राइवर खर्च के लिए भी पैसे दिए जाएंगे। विधानसभा के अंदर इस बात को लेकर बहस हुई है, जहां पर डीएमके पार्टी ने कहा कि हमें बड़े बड़े काफिले में चलने की क्या जरूरत है, जहां पर पैसा नहीं ज्यादा खर्च हो वहां पर क्यों जबरदस्ती खर्च करना है, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। ऐसे में आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लगातार अपडेट पहुंचाते रहिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भाजपाइयों के लिए शिक्षा सिर्फ व्यापार है। जयपुर में स्कूल
देखने के लिए गए कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों के ऊपर हुए हमले के मामले को लेकर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश यादव कहते हैं कि विद्यालयों की बदहाली का खस्ता हाल दिखाने की कोशिश करने वाले जंतर मंतर के युवा आंदोलनकारियों पर राजस्थान में बीजेपी के लोगों ने जिस तरीके का बर्ताव किया है, जानलेवा हमला किया है, ये ऐसा मामला है जिस पर इतनी निंदा की जाए उतनी कम होगी और शीशे तक तोड़े गए और कुकृत्य पूरी तरीके से बेहद निंदनीय रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री यादव जी ने कहा कि विद्यालयों की बदहाली का खस्ता हाल दिखाने की कोशिश कर रहे थे। हिंसा हताशा का उग्र रूप होता है। शिक्षा विरोधी बीजेपी और उसके संगी साथी कभी नहीं चाहते थे कि लोग जागरूक बने। उनकी दकियानुसी सोच के आधारित रूढ़िवादी सामंती सत्ता के खिलाफ खड़े होकर उनके खिलाफ बोले और इसीलिए ये लोग पूरा प्रयास कर रहे थे कि देश के अंदर बच्चों को शिक्षा ना मिले, लेकिन ये शिक्षा हम लोग 100% सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को विधानसभा के अंदर राजस्थान के अंदर उठा दिया। दोस्तों, सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर राजस्थान विधानसभा में हंगामा हुआ। कांग्रेस पार्टी ने पूछा सरकार से सवाल, जिसका जवाब नहीं था बीजेपी वालों के पास। दोस्तों, यानी टीकाराम जूली कांग्रेस पार्टी के नेता विपक्ष ने छात्रों के साथ किए गए बर्बरता को भी एक बड़ा मुद्दा बनाया है। दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे करके सामने से भी इस मामले को लेकर एकदम डटकर मुकाबला किया जा रहा है। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का। और अगर आप भी मानते हैं कि अभी तो और भी इस तरीके के मामले सामने आएंगे तो लिखिएगा जरूर जय हिंद जय भारत।